चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? इंटीमेट करें तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे इंटीमेट करिए ताकि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो। वीडियो ओपन करो पहले तुम लोग अपने। चलो, तो हम लोग जो है लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ रहे थे। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। आपका इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन का जो पहला लॉ था कि जो आपका जो इल्यूमिनेशन होता है, इल्यूमिनेशन को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते थे। इल्यूमिनेशन जो होता है वो आपके ल्यूमिनस इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ल्यूमिना दैट इज इल्यूमिनेशन, किसी भी पॉइंट पे, सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो हमेशा किसके, हाँ भी सैग इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं भाई, केवल 10 मिनट का सैग रहेगा, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, पहले इसको डिस्कस कर लें, इस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सैग पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो। तो मैंने पहला बताया था कि जो है अगर आपका जो है जो इल्यूमिनेशन होता है, किसी भी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो आपके ल्यूमिनस इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा लॉ बोलता है कि जो इल्यूमिनेशन होता है किसी भी पॉइंट पे वो आपकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा आपका लैम्बर्ट ने बोला, लेकिन ये दो जो लॉ दिए गए थे कि E इज प्रोपोर्शनल टू I एंड E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों लॉ दिए गए थे जब आपका सोर्स और सरफेस क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। सोर्स एंड सरफेस आर कंसीडर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मेरा सोर्स और आपका जो प्लेन होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब मेरा जो प्लेन होगा, सरफेस एरिया जहां पर मैं प्रदीपन कर रहा हूं या फिर जिसको मैं देखना चाहता हूं, जिस सरफेस को मैं देखना चाहता हूं उस पर मुझे आपका क्या करना पड़ेगा, आपकी प्रकाश को क्या करना पड़ेगा, आपको गिराना पड़ेगा। प्रकाश इसे टकराएगा, उसके बाद आपको क्या होगा, आप जो है वो सरफेस आपको दिखाई देगा। तो किसी भी चीज को दिखाने देखने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, इल्यूमिनेशन कराना होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर मेरा प्रकाश का सोर्स और आपका सरफेस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो किसी भी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो E इज इक्वल टू होगा, दैट इज E इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हम लोगों ने प्रूफ किया था, ये हमने प्रूफ किया था कि अगर मेरा सोर्स और जो सरफेस है वो एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो किसी भी पॉइंट पे जो मेरा इल्यूमिनेशन है वो आपका बराबर होता था, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आता था, दैट इज I डिवाइडेड बाई d स्क्वायर के, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए जो अब लैम्बर्ट था, तो ये तो बेटा जो है जो आपका दो रूल बताए गए थे, ये दो रूल बताए गए थे जब आपका सोर्स और आपका जो है सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेकिन हमेशा आपका जो सोर्स और सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे। हो सकता है सरफेस आपका कैसा हो, इंक्लाइंड हो, थोड़ा सा तिरछा हो। तब आपका इस चीज को कंसीडर किया था लैम्बर्ट ने। किसने कंसीडर किया, लैम्बर्ट ने बोला कि अगर मेरा जो सरफेस है, सरफेस अगर जो है मेरा इंक्लाइंड है, तो उसके किसी भी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा और सरफेस की सोर्स से डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन एक और फैक्टर कंसीडर किया जाएगा, प्रकाश के आने की दिशा और जो है जिस पॉइंट पे आप इल्यूमिनेशन निकाले उस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा उनके बीच के एंगल के कोसाइन के, उनके बीच के एंगल के कोसाइन के प्रोपोर्शनल होने वाला। अगर बेटा आपके प्रकाश के आने और जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन उस पे जो परपेंडिकुलर उनके बीच का अगर एंगल ज्यादा होगा तो कोसाइन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इल्यूमिनेशन भी आपका क्या होगा, कम होगा। मतलब जितना मेरा प्लेन इंक्लाइंड होता जाएगा उतना ही इल्यूमिनेशन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जितना मेरा आपका जो प्लेन है वो कम इंक्लाइंड होगा उतना ही हर एक पॉइंट पे इल्यूमिनेशन क्या होगा, ज्यादा इल्यूमिनेशन होगा, ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। इल्यूमिनेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि सरफेस से ज्यादा फ्लक्स लाइन क्या करेंगी, पास करेंगी। अगर फ्लक्स लाइन ज्यादा पास करेंगी तो दैट इज द रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, उतना ही स्पष्ट आपको प्लेन क्या करेगा, दिखाई देगा। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, दैट इज लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें।
लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, और यही एग्जैक्ट आपका फार्मूला होता है इल्यूमिनेशन का, ठीक है। इससे आपका ऊपर वाला फार्मूला निकल आएगा, लैम्बर्ट वाले से ऊपर वाला फार्मूला निकल आएगा। अगर सोर्स और सरफेस परपेंडिकुलर है तो इल्यूमिनेशन, किसी भी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा उसका फार्मूला क्या होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे तीसरा, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट्स, दैट इज लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। ठीक है, पहले मैं इसका आपको जो है स्टेटमेंट लिखा देता हूं, और स्टेटमेंट के बाद जो फार्मूला आएगा वो क्या होगा इसको समझने की कोशिश करिए। लैम्बर्ट ने बोला कि अगर आपका जो सरफेस है वो कैसा है, इनक्लाइंड है। कैसा है, इनक्लाइंड है। सोर्स आपका जो है, पिछले केस में क्या था, जो सोर्स और सरफेस एक दूसरे के कैसे थे, परपेंडिकुलर थे। कैसे थे, परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन अगर मेरा जो सरफेस है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए तो क्या इल्यूमिनेशन उतना ही रहेगा। ध्यान से समझिएगा, जो है इस चीज को आप नॉर्मली देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर 1 यूनिट एरिया का सरफेस एरिया ले रहा हूं। हेलो, कितना सरफेस एरिया, 1 यूनिट सरफेस एरिया ले रहा हूं, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सोर्स लगा है। तो आप ये बताइए, इससे जब प्रकाश निकलेगा तो 1 यूनिट के सरफेस एरिया से जितना आपका जो है प्रकाश क्या करेगा, पास करेगा, वही इल्यूमिनेशन होता है। इल्यूमिनेशन क्या होता है, दैट इज ल्यूमिनस फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया। 1 यूनिट एरिया से जितना आपका जो है प्रकाश क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, फिर ये 1 यूनिट सरफेस एरिया जितना प्रकाश क्या करेगा, रिसीव करेगा, वही आपका क्या होने वाला है, इल्यूमिनेशन होने वाला है। ठीक है, अभी मैं दोनों को परपेंडिकुलर कंसीडर करता हूं। जब मैं परपेंडिकुलर करूंगा तो आप देखेंगे पूरे के पूरे सरफेस एरिया में प्रकाश पड़ेगा, यही आपका इल्यूमिनेशन जितना भी से फ्लक्स पास करेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं अपने फ्लक्स को, अपने जो है सरफेस को थोड़ा सा क्या करने लगूं, दैट इज इंक्लाइंड करता जाऊं, थोड़ा थोड़ा एंगल कम करता जाऊं, थोड़ा, या फिर आप थोड़ा थोड़ा इसको क्या करते जाइए, शिफ्ट करते जाइए। ठीक है, शिफ्ट करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले जितना प्रकाश पड़ेगा क्या उतना प्रकाश पड़ेगा क्या सरफेस में, नहीं। अगर मेरा सरफेस थोड़ा सा क्या होता जाए, इंक्लाइंड होता जाए, थोड़ा सा मैं सरफेस को इंक्लाइन करता जाऊं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं सरफेस को अगर मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड करता जाऊं, जैसे जैसे इंक्लाइंड होता जाएगा क्या सरफेस पे आपका जो है प्रकाश पास करेगा। जैसे ही बेटा ये देखो 90 डिग्री हो जाएगा, कोई भी प्रकाश से पास है, सारा सारा प्रकाश से निकल जाएगा, ये सोर्स है, सारा सारा प्रकाश ऊपर से। जैसे जैसे बेटा ये इंक्लाइनेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे ये आपका जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा, सबसे ज्यादा प्रकाश एक एक यूनिट एरिया से पास करेगा। 1 यूनिट एरिया से अगर सबसे ज्यादा प्रकाश पास करेगा तो दैट इज द इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे बेटा ये इंक्लाइंड होता जाएगा तो क्या इससे उतना प्रकाश पास करता जाएगा, ऊपर के प्रकाश निकलते जाएंगे। और जैसे ही बेटा ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये प्रकाश की आने की दिशा है, और ये आपका जो है क्या है, दैट इज किसी भी पॉइंट पे इल्यूमिनेशन है उस पे नॉर्मल खींचा। अगर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, आपका इल्यूमिनेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ बोलता है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ बोलता है, लिखिए जरा। लैम्बर्ट ने बोला कि अगर मेरा सरफेस कैसा है, इनक्लाइंड सरफेस है। कैसा सरफेस है, इनक्लाइंड सरफेस है। यहां पर मैं थोड़ा सा इनक्लाइंड सरफेस बना रहा हूं। ठीक है, ये आपका सरफेस क्या है, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन। ध्यान से देखिएगा, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, सरफेस आपका ये सोर्स है, और ये पहले सरफेस पर, आप सरफेस मेरा परपेंडिकुलर नहीं, थोड़ा सा क्या है, इनक्लाइंड है। सरफेस मेरा थोड़ा सा पहले से क्या है, इनक्लाइंड है। ठीक है, नाउ दिस इज द सरफेस। सरफेस मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सरफेस को। दिस इज माई सरफेस। 1 मिनट जरा।
पहले मुझे फिगर बना लेने दीजिए। चलो मैं सरफेस ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। नाउ दिस इज द सरफेस जो कि इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड सरफेस है। दिस इज inclined surface। थोड़ा सा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर था, लेकिन सरफेस थोड़ा सा क्या हो रहा है, आपका ये था थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया एंगल थीटा से, थीटा से, ठीक है। नाउ दिस इज द सोर्स, दिस इज द सोर्स, दिस इज द पॉइंट सोर्स, ठीक है। नाउ इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां से आपका क्या होगा, प्रकाश की किरणें आएंगी, ल्यूमिनस फ्लक्स लाइन यहां से आएंगी। और मान लीजिए इस पॉइंट पे आप इल्यूमिनेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे आप नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल, ये इंक्लाइंड है। अगर ये 90 डिग्री होता तो बिल्कुल आपका जो है डायरेक्ट जहां से लाइन आती है उसकी डायरेक्शन में नॉर्मल होता, ठीक है। हाँ, क्लास यहीं से स्टार्ट हुई है, ठीक है। यहां से मेरा क्या रहा है, ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं इल्यूमिनेशन निकालना चाहता हूं, कितना इल्यूमिनेशन हो रहा होगा। दिस इज द ल्यूमिनस फ्लक्स लाइंस। और इस पॉइंट पे नॉर्मल खींच रहा हूं, इस पॉइंट पे नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल मतलब लंब, नॉर्मल एट द पॉइंट, नॉर्मल एट द पॉइंट, ठीक है। जिस पॉइंट पे आप इल्यूमिनेशन निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे नॉर्मल खींचा है, दैट नॉर्मल एट द पॉइंट at which we will calculate illumination, normal at the point at which illumination is calculated, illumination is calculated, ठीक है। तो आप देखेंगे जिस पॉइंट पे आप इल्यूमिनेशन निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे नॉर्मल और प्रकाश के आने की दिशा के बीच में जो एंगल बनेगा, मान लीजिए एंगल कितना बना है, जिस एंगल इज थीटा, मान लीजिए एंगल कितना है थीटा, इस एंगल पे भी डिपेंड करेगा, इस एंगल पे भी इल्यूमिनेशन क्या करता है, डिपेंड। अगर ये एंगल कम होगा, इस एंगल के कोसाइन पे डिपेंड करेगा। तो प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे मैं इल्यूमिनेशन निकालू उस पॉइंट पे नॉर्मल खींचिएगा, नॉर्मल खींचिएगा तो प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन उस पॉइंट पे नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, इस एंगल का जो कोसाइन होगा उस पे भी आपका इल्यूमिनेशन क्या करेगा, डिपेंड। तो अगर मेरा जो सरफेस है वो कैसा है, इंक्लाइंड है। अगर सरफेस इंक्लाइंड है और इस इंक्लाइंड प्लेन के किसी भी पॉइंट पे आप क्या निकालना चाहते, इल्यूमिनेशन निकालना चाहते हो, तो इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला होगा, इल्यूमिनेशन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इल्यूमिनेशन प्रोपोर्शनल होगा किस पे, दैट इज नथिंग बट द ल्यूमिनस इंटेंसिटी के, ठीक है। और बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके सोर्स और सरफेस की डिस्टेंस के स्क्वायर के, दैट इज डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। साथ ही साथ अगर प्लेन इंक्लाइंड है तो बेटा आपके प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकाल रहे हैं उस पे नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा उसके कोसाइन पे, दैट इज
cos theta. This is the formula for illumination for inclined plane. Cos theta. This is the formula of illumination for inclined plane. ये फार्मूला होगा इल्यूमिनेशन का इंक्लाइंड प्लेन के लिए। अगर आपका सरफेस और सोर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो बेटा अगर परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो क्या एंगल की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी? एंगल कितना होगा? 0। कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो फार्मूला हो जाएगा I डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला, यहां लिख रहा हूं। लैम्बर्ट ने बोला कि अगर मेरा सरफेस आपका कैसा है, इंक्लाइंड है, अगर मेरा सरफेस आपका इंक्लाइंड है, सोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है, तो किसी भी पॉइंट P पे, किसी भी पॉइंट पे, सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा, दैट इज नथिंग बट द I डिवाइडेड बाई d स्क्वायर cos phi। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हैं जो इल्यूमिनेशन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? लैम्बर्ट ने बोला कि इल्यूमिनेशन I के तो प्रोपोर्शनल होगा, और बेटा सोर्स और सरफेस की डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के, दैट इज स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन साथ इल्यूमिनेशन किसके भी प्रोपोर्शनल होगा? कॉस थीटा। यहां से आप बोल सकते हैं लैम्बर्ट ने बोला कि इल्यूमिनेशन प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा। एंड व्हाट इज द कॉस थीटा? ये क्या है? लैम्बर्ट ने बोला कि जो इल्यूमिनेशन होता है वो कॉस थीटा के भी प्रोपोर्शनल। अब ये कॉस थीटा क्या बता रहा है? कोसाइन बता रहा है। किसके किसके बीच? प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकल उस पे लंब के बीच जो एंगल होगा, उस एंगल के कोसाइन के प्रोपोर्शनल भी होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है लैम्बर्ट का, दैट इज कोसाइन रूल। अभी मैं इसको बता रहा हूं कि कैसे ये होगा, ठीक है? पहले इसको समझने की कोशिश। तो मैं यहां से मैं लिख रहा हूं लैम्बर्ट का जो कोसाइन लॉ था उसका रूल, आपका स्टेटमेंट लिख रहा हूं। लैम्बर्ट ने बोला कि अगर आपका प्लेन कैसा है बेटा, अगर प्लेन इंक्लाइंड है, तो किसी भी पॉइंट ई पे जो इल्यूमिनेशन है वो आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके? कॉस थीटा के। व्हाट इज द कॉस थीटा? दैट इज कोसाइन ऑफ द दैट इज प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकल रहा है उस पॉइंट पे अभिलंब या फिर लंब के बीच जो एंगल बनेगा, उस एंगल के कोसाइन के वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। इंटेंसिटी के तो प्रोपोर्शनल है, पीछे हम देख चुके हैं। दैट इज नथिंग बट द सोर्स और सरफेस के बीच जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये दोनों तो आपको मालूम है। लेकिन अगर प्लेन कैसा है? इंक्लाइंड है। प्लेन आपका जो है सोर्स के परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा कैसा है? झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। तो इल्यूमिनेशन में क्या हो जाएगा? जो इल्यूमिनेशन होगा आपके प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकल है उस प्लेन पे अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल के कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा। तो लिखे जरा स्टेटमेंट, लैम्बर्ट लॉ को लिखे, स्टेटमेंट ऑफ लैम्बर्ट लॉ। स्टेटमेंट ऑफ लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ ने बोला, उसने जो आपने फार्मूला दिया था, दैट इज ये फार्मूला आपको कब लगाना है? जब आपका प्लेन कैसा होगा? सोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा। तब इल्यूमिनेशन का फार्मूला ये है, दिस इज द फार्मूला फॉर इल्यूमिनेशन व्हेन द प्लेन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सोर्स। और यहां से उसने बोला कि जो है, अभी तक आप बोलते आ रहे हैं कि जो इल्यूमिनेशन होता था वो आपके प्रोपोर्शनल होता था ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर। लेकिन अगर प्लेन इंक्लाइंड है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसके तो प्रोपोर्शनल आएगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, लेकिन वो किसके भी प्रोपोर्शनल होगा? दैट इज नथिंग बट द कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल। व्हाट इज द कॉस थीटा? प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन उस पे एक अभिलंब खींचे, उन दोनों के बीच के एंगल के कोसाइन के भी आपका क्या होने वाला है? प्रोपोर्शनल होने वाला है। अगर ये एंगल आपका क्या होगा? कम होगा, तो कॉस की वैल्यू ज्यादा होगी, इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा। मतलब अगर इनके अभिलंब और प्रकाश के आने के बीच की दिशा में अगर एंगल कम हुआ तो इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, अगर ये एंगल ज्यादा हुआ तो इल्यूमिनेशन कम होगा। वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अभी लिखे जरा, स्टेटमेंट लिख रहा हूं, लिखे। लैम्बर्ट ने बोला जो इल्यूमिनेशन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? कॉस थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है। लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट्स लॉ, according to the
लैम्बर्ट्स लॉ, according to the Lambert's law, the illumination at any point on the surface के किसी भी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके के बीच में, किसके भी प्रोपोर्शनल होगा, कॉस थीटा के। ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी और डिस्टेंस के इनवर्स के होल स्क्वायर के इनवर्स के या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के। लेकिन साथ ही साथ लैम्बर्ट ने एक और फैक्टर लगाया कॉस थीटा, इस पे भी डिपेंड करेगा इल्यूमिनेशन। तो उसने बोला द इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट on the surface, any point on the surface is proportional, इसने एक एक्स्ट्रा फैक्टर दिया दैट इज cos थीटा, is proportional to the कोसाइन किसके, कोसाइन के, दैट इज किस आपका ये जो थीटा cos थीटा कोसाइन ऑफ थीटा, व्हाट इज द थीटा, प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन किस एंगल के कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा, किस एंगल के, इस एंगल के। ये एंगल क्या है, प्रकाश के आने की दिशा, ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब प्रकाश आने की दिशा, ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब प्रकाश आ रहा है, प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकाल है उस पे जो नॉर्मल होगा उसके बीच जो एंगल होगा उसके कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा। कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकला है उस पॉइंट पे नॉर्मल एंड द डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स की डायरेक्शन और जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल के कोसाइन, उस एंगल के कोसाइन के प्रोपोर्शनल भी आपका इल्यूमिनेशन होगा। तो यहां पर बोल सकते हैं लैम्बर्ट ने बोला कि इल्यूमिनेशन प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, ये है आपका थीटा क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकला है उस पॉइंट पे नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स की डायरेक्शन मतलब प्रकाश की आने की दिशा और उस पॉइंट पे नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा उस एंगल के कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा। अगर ध्यान से देखो अगर बेटा आपके प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे आप इल्यूमिनेशन निकाल रहे हैं उस पॉइंट के में जो नॉर्मल होगा, अगर उनके बीच एंगल कैसा होगा, कम होगा। अगर एंगल कम होगा तो कॉस की वैल्यू बेटा कैसी होगी, ज्यादा होगी, और कॉस की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब इल्यूमिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब आपका जो है ये जो नॉर्मल है जिस पॉइंट पे ये नॉर्मल और प्रकाश के आने की, अगर आपके प्रकाश जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन उस पॉइंट पे जो नॉर्मल है और प्रकाश के आने की जो दिशा है उसके बीच जो एंगल है, अगर ये एंगल कम होगा, जितना एंगल ये कम होता चला जाएगा उतना ही आपका जो है कोसाइन की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती। एंगल जितना कम होता जाएगा उतना कोसाइन बढ़ेगा, उतना इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा। अगर ये एंगल जीरो हो जाए, अगर ये एंगल जीरो हो जाए, जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन उस पे नॉर्मल और प्रकाश के आने की दिशा क्या हो, सेम हो, दोनों क्या करें, कोइंसाइड करें। नॉर्मल और प्रकाश के आने की दिशा के बीच जो एंगल अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। कॉस कितना हो जाएगा, 1।
और कॉस की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो इल्यूमिनेशन कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और बेटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में कब होंगे, प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकाल रहे हैं उस पे जो नॉर्मल है वो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री कब होगा, जब ये सरफेस कैसा होगा, परपेंडिकुलर। अभी मैं दिखाऊंगा। अगर सरफेस परपेंडिकुलर हुआ तो इस पे, इस जिस पॉइंट पे उस पे नॉर्मल और प्रकाश के आने की दिशा के बीच एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री मतलब ये कितना हो जाएगा, 1। तो इल्यूमिनेशन का फार्मूला हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये हमने निकाला था कि अगर प्रकाश और सरफेस एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है तो इल्यूमिनेशन किसी भी पॉइंट पे होगा आई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है। और अगर बेटा जो है आपका जो है प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकालना है, अगर उनके बीच एंगल ज्यादा होगा, जितना एंगल ज्यादा होगा, जितना एंगल ये बढ़ता जाएगा, जितना एंगल ये बढ़ता जाएगा उतना ही इल्यूमिनेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैं लिख रहा हूं, दैट इज इल्यूमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। लैम्बर्ट ने बोला अगर बेटा प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे जो अभिलंब है उनके बीच जो एंगल ज्यादा होगा, अगर कॉस के अंदर एंगल ज्यादा होगा तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और कॉस की वैल्यू कम हो जाएगी तो इल्यूमिनेशन कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर बेटा ये एंगल बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो गया, हेलो, अगर ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ध्यान से देखो, जिस पॉइंट में मैं इल्यूमिनेशन निकाला उस पॉइंट पे नॉर्मल और प्रकाश के आने की दिशा के बीच एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, हेलो, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा 0। इल्यूमिनेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले इसको लिखिए जरा, जितना मैंने लिखा है इतना लिखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। इल्यूमिनेशन मैक्सिमम होने का मतलब है कि एक यूनिट सरफेस एरिया से ज्यादा प्रकाश पास कर रहा है। इल्यूमिनेशन क्या था, दैट इज द ल्यूमिनस फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अगर फ्लक्स ज्यादा पास करेगा एक यूनिट एरिया से तो इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इल्यूमिनेशन के डिफिनेशन आप जानते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं, पहले मैं एंगल कितना ले रहा हूं, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब 90 डिग्री। हाँ, पिंक लाइन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकाल रहे हैं तो यहां से लाइन आ रही है, और ये जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकला उसके उस पे हमने क्या खींचा है, नॉर्मल खींचा, अभिलंब खींचा है। नॉर्मल को अभिलंब बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचा, प्रकाश के आने की दिशा और पॉइंट पे अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल का कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है इल्यूमिनेशन। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है, एंगल पे भी डिपेंड करता है। ध्यान से देखिएगा आप जरा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, केस नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 1 है, पहले मैं सरफेस को क्या ले रहा हूं, बिल्कुल परपेंडिकुलर ले रहा हूं, सोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर ले रहा हूं। ये मेरा सरफेस है, ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज द सरफेस। नाउ दिस इज योर सरफेस। दिस इज योर सरफेस एंड दिस इज योर सोर्स। ठीक है, चलो मान लीजिए एक यूनिट का सरफेस है, ये सरफेस एरिया एक यूनिट का। एक यूनिट इसलिए ले रहा हूं कि जितना इससे प्रकाश पास करेगा वही आपका जो है क्या होगा, इल्यूमिनेशन होगा। ठीक है, चलो यहां से मान लो इस पॉइंट पे मैं इल्यूमिनेशन निकालना चाहता हूं। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन होगा, पॉइंट पी पे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका सरफेस है और ये आपका सोर्स है। ये सोर्स है, ये सरफेस है, दोनों एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, दोनों एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो यहां से आपका प्रकाश आ रहा है, ध्यान से देखिए, प्रकाश आ रहा है। ये प्रकाश आ रहा है। ठीक है, दिस इज द प्रकाश।
ठीक है, ये है ल्यूमिनस फ्लक्स, प्रकाश के आने की दिशा, ल्यूमिनस फ्लक्स लाइन, ये प्रकाश के आने की दिशा है। चलो, इस पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा, इस पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा, या परपेंडिकुलर क्या, अभिलंब खींचूंगा, मतलब नॉर्मल खींचूंगा, तो ये नॉर्मल होगा। अलग कलर से बना रहा हूं। चलो, थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूं, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल एट दैट पॉइंट, जहां पर इल्यूमिनेशन निकाला है उस पॉइंट पे नॉर्मल है। इनके बीच एंगल कितना है इस समय, इनके बीच एंगल कितना है, थीटा, इनके बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो व्हाट द फार्मूला फॉर इज इक्वल टू, लैम्बर्ट ने बोला कि आपके प्रकाश के आने की दिशा और बेटा जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकाल रहे हैं उस पे जो अभिलंब होगा उसके बीच के एंगल के कोसाइन पे डिपेंड। तो लैम्बर्ट ने बोला कि इल्यूमिनेशन जो होगा इस पॉइंट पे वो कितना होगा, आई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अगर दिस इज द कॉस थीटा, अगर आपका सोर्स और जो प्लेन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर सोर्स और प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकाले उस पे जो विलंब है उनके बीच एंगल 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का फार्मूला हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, एंड दैट इज कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। दैट फार्मूला इज आई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने प्रूफ किया था कि अगर आपका सोर्स और आपका जो है सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इल्यूमिनेशन का फार्मूला होगा आई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। रिफ्लेक्शन नहीं है बेटा, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, मैंने जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकाला उस पे मैंने नॉर्मल खींचा है, उस पे मैंने क्या खींचा, अभिलंब खींचा है, ये अभिलंब है। इस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकालना तो इस पॉइंट पे अभिलंब ये होगा, प्रकाश का नहीं, जो दोनों 90 डिग्री है तो दिस इज द डायरेक्शन, एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैं अपने प्लेन को थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने प्लेन को क्या कर रहा हूं, शिफ्ट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर थोड़ा सा इंक्लाइंड कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा आप जो है इस चीज को। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं अपने प्लेन को, अच्छा ये बताओ, प्लेन को जैसे जैसे, हेलो, ये देखो दोनों 90 डिग्री पे, ये अभिलंब है, जैसे जैसे प्लेन मेरा आपका जो है इंक्लाइंड होता जाएगा, नॉर्मल भी उसी एंगल से इंक्लाइंड होता चला जाएगा। हेलो, ये है ना, देखो ये मेरा प्लेन है, ये इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचा है, अगर मैं प्लेन को थीटा एंगल से, जितने एंगल से प्लेन को घुमाऊंगा उतने एंगल से मेरा नॉर्मल भी घूमेगा, उतने एंगल से मेरा नॉर्मल भी घूमेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं फिगर बना रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप अपने प्लेन को थोड़ा सा भी इंक्लाइंड करेंगे तो इल्यूमिनेशन आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपके सरफेस एरिया से कम लाइनें पास करेंगी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने मान लीजिए सरफेस 1 यूनिट का लिया, 1 यूनिट एरिया से यहां पर देखो, यहां से भी लाइन पास करेगी, ज्यादा लाइनें पास करेंगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलो, अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड कर रहा हूं, 1 यूनिट सरफेस एरिया से अगर ज्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स पास करेगा तो इल्यूमिनेशन भी ज्यादा होगा, हर पॉइंट पे इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा। ठीक है, चलो, बना लिया क्या इसको। चलो, केस नंबर 2, थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट कर रहा हूं, इंक्लाइंड कर रहा हूं प्लेन को। चलो आ जाओ, थोड़ा सा इसको मैं इंक्लाइंड करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, चलो ये मेरा सरफेस है, ठीक है, ये मेरा सोर्स रखा है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द सोर्स। यहां मेरा सोर्स रखा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है अभी। अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड करने जा रहा हूं, थोड़ा सा इसको मैं इंक्लाइंड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको इंक्लाइंड करूंगा। और बेटा जितना ये इंक्लाइंड होगा, जैसे मान लीजिए ये रखा है, इसको थोड़ा सा मैं घुमा रहा हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पर सोर्स रखा है, तो अभी ये पूरे में पड़ रहा है। जब मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दूंगा तो क्या उतना ही प्रकाश इससे पास करेगा क्या? एक यूनिट एज नहीं, थोड़ा सा प्रकाश कम पास करेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड करने जा रहा हूं, थोड़ा सा बिल्कुल इंक्लाइंड करूंगा, ठीक है। Now this is nothing but like this. और जितना ये इंक्लाइंड होगा उतना आपका जो परपेंडिकुलर है वो भी इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर इसको जो है थोड़ा सा आप ऐसे समझाएं। हेलो, चल सर ये नॉर्मल क्यों होता है, ठीक है, बात करते हैं भी नॉर्मल क्यों होता है, ठीक है। चलो यहां से आपका जो है फ्लक्स लाइन आ रही, ध्यान से देखिएगा, यहां से फ्लक्स लाइन आ रही जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए यहां से मैं फ्लक्स लाइन दिखा देता हूं, यहां से फ्लक्स लाइन आ रही हुई नॉर्मल है बिल्कुल। दिस इज नथिंग बट द, ये आपकी नॉर्मल फ्लक्स लाइन आ रही, मतलब जो है दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और इसको थोड़ा सा कर देते हैं। एक यूनिट सरफेस एरिया माना, एक यूनिट सरफेस एरिया से इतना फ्लक्स लाइन क्या कर रहा होगा, ल्यूमिनस फ्लक्स पास कर रहा होगा, इतना प्रकाश पास कर रहा होगा। अगर इतना ही प्रकाश एंगल से पास कर जाएगा तो आपका ल्यूमिनस दे, ये एक यूनिट सरफेस एरिया, एक यूनिट सरफेस एरिया अभी 90 डिग्री पे रखा है। ये इससे प्रकाश पास कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बात करूं, एक यूनिट सरफेस एरिया से इतना प्रकाश पास कर रहा है। अभी ये 90 डिग्री पे रखा है, ये 90 डिग्री पे है, हेलो, ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। अभी जो आपका अभिलंब होगा और ये दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा जो है क्या कर रहा हूं, देखो मूव कर रहा हूं, एंगल थोड़ा सा इसको मूव कर रहा हूं, थोड़ा सा मूव कर रहा हूं। जैसे जैसे देखो ये इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है किसी पॉइंट पे, जब मैं इसको मूव करूंगा, जैसे जैसे इसको मूव करूंगा तो वैसे वैसे आपका जो है नॉर्मल भी क्या होता जाएगा, मूव करता जाएगा, ठीक है। जितने एंगल से सरफेस मूव करेगा उतने एंगल से उस पॉइंट पे नॉर्मल भी क्या करेगा, मूव करेगा। मैं अपने सरफेस को थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, इंक्लाइंड कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए, इंक्लाइंड कर रहा हूं, डिस्टेंस वही है, ये सेम, इसको मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड कर देता हूं, थोड़ा सा केवल इंक्लाइंड कर दे रहा हूं, नाउ दिस इज, थोड़ा सा मैंने इसको क्या कर दिया, इंक्लाइंड कर दिया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा मैंने सरफेस को क्या कर दिया है, इंक्लाइंड कर दिया। एक यूनिट का सरफेस एरिया है, ये एक यूनिट का सरफेस एरिया था, इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमा दिया, ये था, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है।
नाउ दिस इज, इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमा दिया। देखिए एंगल थीटा से घुमाया है, अलग कलर से बना रहा हूं जिससे कि आपको दिखे। नाउ कितने एंगल से मैंने इसको रोटेट किया, थीटा एंगल से। नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा। मान लो इस पॉइंट पे आप इल्यूमिनेशन निकाल रहे थे, अभी दोनों के बीच एंगल 0 था, अब नॉर्मल ऐसे बनेगा और आपका लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। तो नाउ दिस इज थीटा एंगल से मैंने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। ये बताइए जब मैं इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दूंगा, क्या इस एरिया से उतना ही आपका ल्यूमिनस फ्लक्स पास करेगा क्या? हेलो, ल्यूमिनस फ्लक्स तो ऐसे ही आ रहा है। हेलो, ल्यूमिनस फ्लक्स ध्यान से देखिए, ल्यूमिनस फ्लक्स तो ऐसे ही आ रहा है, इसको मैंने आगे बढ़ाया, क्या उतना ही ल्यूमिनस फ्लक्स अभी भी पास करेगा क्या? अगर मैं अपने प्लेन को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दूं, 1 यूनिट का सरफेस एरिया, जब परपेंडिकुलर था तो आप देखिए ये फ्लक्स लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, जब फ्लक्स लाइन को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो जितना फ्लक्स सरफेस से पहले पास कर रहा था, क्या उतना आपका ल्यूमिनस फ्लक्स पास करेगा क्या? दिख रहा होगा आपको, उससे कम ही फ्लक्स क्या करेगा, पास करेगा। अभी मैंने थीटा एंगल पे ही इसको क्या किया, रोटेट किया है, दिख रहा होगा। पहले जितना फ्लक्स पास कर रहा था, हेलो, पहले जितना फ्लक्स पास कर रहा था 1 यूनिट से, अब उससे कम ही आपका जो है क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और, हेलो, थोड़ा सा और इंक्लाइंड करो, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्लाइंड करूंगा अगर, तो उससे कम फ्लक्स। और अगर बेटा इसको मैं बिल्कुल 90 डिग्री पे लिया हूं, 90 डिग्री पे, हेलो, अगर मैं इस सरफेस को बिल्कुल 90 डिग्री में, देखो यहां से ये क्या है, फ्लक्स लाइन आ रही है, ध्यान से देखो, ये फ्लक्स लाइन है। अब मैं इसको घुमा रहा हूं, जब घुमा रहा हूं, जब मैं घुमा रहा हूं, घुमा रहा हूं, घुमा रहा हूं, घुमाते घुमाते जब बिल्कुल 90 डिग्री में हो तो ये इसके ऊपर से पास कर जाएगा, इससे सरफेस से पास नहीं करेगा। ये आपका देखो सोर्स है, ये सोर्स है, ये 90 डिग्री है, पहले मैंने 90, अब मैंने इसको क्या किया, पहले पूरा फ्लक्स गिर रहा है, अब मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, तो ये जो बाहर वाली लाइन थी वो इससे पास नहीं करेगी, बाकी तो फ्लक्स पास करेगा। जैसे जैसे घूमता जाएगा वैसे वैसे इससे कम फ्लक्स पास करता जाएगा, और जैसे ये दिखाता हूं, अभी बनाओ नहीं, मैं बड़ा दिखाता हूं, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आएगा। जो कि लैम्बर्ट ने बोला था, लोग रटते हैं, रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। चलो यहां पर आओ, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, 3-4 फिगर बनाता हूं आपको, ठीक है। चलो 1 यूनिट का सरफेस एरिया लिया, ध्यान से देखिए, चलो ऐसे ही लेते हैं जरा सरफेस एरिया। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा जितना भी बेहतर बना सकता हूं उतना बेहतर बना रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपका सरफेस है, वैसे ही बनाओ तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। चलो ये सरफेस है, ठीक है। अभी परपेंड, हाँ कर रहे हैं देंगे, ये सरफेस है। अभी मैंने परपेंडिकुलर सोर्स और सरफेस, ये 1 यूनिट का सरफेस एरिया, कितना है, 1 यूनिट का सरफेस एरिया। इस 1 यूनिट के सरफेस एरिया से जितना आपकी ल्यूमिनस फ्लक्स पास करेगा वही आपका क्या होने वाला है, इल्यूमिनेशन होने वाला, ठीक है। अभी मैंने दोनों परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है। चलो जब परपेंडिकुलर रखा है तो कितनी फ्लक्स लाइन से, हाँ हाँ बंद कर दीजिए। ना अभी परपेंडिकुलर रखा है तो यहां से सोर्स से लाइन आ रही होंगी, ध्यान से देखिए, सोर्स से लाइन आ रही होंगी और ये लाइनें से क्या करेंगी, पास करेंगे। 1 मिनट,
ये यहां से फ्लक्स लाइन आ रही होंगी जो कि इससे पास करेंगी। ध्यान से देखिएगा, बड़ा फिगर बना रहा हूं कि समझ। ये एक यूनिट सरफेस एरिया से फ्लक्स लाइन आ रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने माना है। ठीक है, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, आपको मैंने दिखाया 90 डिग्री। अब मैं अपने जो है सरफेस को थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। सरफेस को देखो बेटा, जब सरफेस को आप मूव करेंगे, ये लेंथ उतनी है लेकिन थोड़ी सी घूम गई, ये लेंथ थोड़ी सी घूम जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैंने इसको घुमाया, सरफेस को इंक्लाइंड किया, सरफेस को मैंने थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया। अगर मैं अपने सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइंड करूंगा, मान लो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड कर दिया, कितने एंगल पे, पहले परपेंडिकुलर था, तो ये सारा का सारा ल्यूमिनस फ्लक्स एक यूनिट के सरफेस एरिया से पास कर रहा था। अब मैंने अपने सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया। ये लेंथ आपको बराबर नहीं दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा बराबर दिखाता हूं, ध्यान से देखो। लेंथ बिल्कुल बराबर है, ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, सरफेस को मैंने थोड़ा सा इंक्लाइंड किया, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड किया। क्या अब इस सरफेस से उतनी ही ल्यूमिनस फ्लक्स पास करेगा क्या? क्या सेम फ्लक्स पास करेगा क्या? हेलो, ये आपका जो है थोड़ा सा एंगल थीटा से आपका क्या कर गया, रोटेट कर गया। ठीक है, तो आपका जो है ये फ्लक्स, ये आपका ल्यूमिनस फ्लक्स है और इस पे जो नॉर्मल होगा, इनके बीच में एंगल थीटा होगा। जितने एंगल से ही पहले ये दोनों बराबर थे, अगर सरफेस थीटा से घूम जाए तो नॉर्मल भी थीटा से घूम जाएगा, प्रकाश के आने की दिशा से। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छा से बनाते हैं। ठीक है, जिसे रेड कलर से दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा घुमाते हैं। ठीक है, ये दोनों लेंथ और ये दोनों लेंथ बराबर है बिल्कुल। ठीक है, नाउ दिस इज थीटा वन एंगल से घुमाया, फिर इसको मैं थीटा टू एंगल से घुमा रहा हूं। हेलो, और एंगल को बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एंगल को मैं और बढ़ा रहा हूं। क्या इल्यूमिनेशन सेम रहेगा? दिखना चाहिए तुम्हें। और मैंने इसको घुमाया और इसको घुमा रहा हूं। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको घुमाता जाऊंगा ना, वैसे वैसे आपका जो है, आपके प्रकाश के आने की दिशा और अभिलंब के बीच जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज, नाउ और इसको बढ़ाओ और घुमाओ सरफेस को, अपने सरफेस को और इंक्लाइंड करो। अब जरा देखो, अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितना कितना फ्लक्स पास करेगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इन लाइनों को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। सोर्स से ये ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा, ध्यान से देखिए, सोर्स से ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा, ध्यान से देखिए, सोर्स से ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा। ये थीटा वन है, ये वाला एंगल थीटा टू होगा, ये वाला एंगल थीटा थ्री होगा, ये ग्रीन वाला एंगल आपका थीटा फोर होगा। एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, जितना फ्लक्स, लेंथ इज नॉट चेंजिंग, ओनली एंगल। हाँ, लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर है। जैसे जैसे देखो, ये चीज बराबर है, जब आप इसको घुमाओगे ना, इसको फिक्स रखते हो, इसको घुमाओगे
तो ये लेंथ आपकी बड़ी है, जब ऐसे घूम जाएगी तो ये लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लेंथ उतनी है लेकिन थोड़ा सी आपको छोटी दिखेगी, या और घूमेगी और छोटी दिखेगी और छोटी दिखेगी, ठीक है, वही चीज दिखा है। ये सोर्स से प्रकाश आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा है, ध्यान से देखते जाइए, ये ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा है, ये ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा है, ये ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा है। एक यूनिट का एरिया है, एक यूनिट का एरिया, एक यूनिट का एरिया, एक यूनिट के एरिया पे जितना आपका फ्लक्स रिसीव होगा, ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव होगा, वही आपका इल्यूमिनेशन होगा सरफेस पे। ध्यान से देखिए, अब जरा देखो जो मैंने फिगर बनाया, ध्यान से सुनिए। पहले आपका जो है, जो लाइट के आने की दिशा है और सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या आपके सरफेस से, एक यूनिट के सरफेस से ज्यादा पूरा पूरा फ्लक्स पास कर रहा है? हेलो, बोर्ड पे देखो, अगर आपका जो है लाइट की आने की दिशा और आपका जो सरफेस है, अगर एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर है, तो आपका सरफेस से सारा सारा फ्लक्स क्या करेगा, पास, एक यूनिट एरिया से, एक यूनिट एरिया से ज्यादा फ्लक्स लाइन पास कर, ल्यूमिनस फ्लक्स ज्यादा पास करेगा, तो इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, सोर्स, हाँ बिल्कुल एक ही सोर्स है, एक ही सोर्स से लाइन आ रही है। अगर मैं सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दूंगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दूंगा, तो आप देखेंगे ये जो फ्लक्स लाइन है ये आपके सरफेस से पास नहीं करेगी, तो आपके एक यूनिट सरफेस एरिया से, एक यूनिट सरफेस एरिया से जो है कम ल्यूमिनस फ्लक्स क्या करेगा, पास करेगा। अगर ल्यूमिनस फ्लक्स एक यूनिट सरफेस एरिया से पास करेगा तो इल्यूमिनेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस सरफेस पे इल्यूमिनेशन क्या होगा, कम। रेड वाले, ब्लैक वाला जो है एक यूनिट का सरफेस एरिया है, इससे ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा है, पूरा पूरा फ्लक्स पास कर रहा है, तो इल्यूमिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे ही आप अपने सरफेस को इंक्लाइंड करेंगे, जैसे ही सरफेस को इंक्लाइंड करेंगे, उससे आपका जो है, जो ल्यूमिनस फ्लक्स पास कर रहा है, कुछ ल्यूमिनस फ्लक्स पास नहीं करेगा, तो आपका इल्यूमिनेशन का। और अगर मैं सरफेस को इंक्लाइंड कर दूंगा, तो और मेरा ल्यूमिनस फ्लक्स जो इससे पास कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इल्यूमिनेशन और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मैं सरफेस को इंक्लाइंड करूंगा, तो और कम ल्यूमिनस फ्लक्स क्या करेगा, इतना ल्यूमिनस फ्लक्स पास नहीं करेगा, केवल इतना ल्यूमिनस फ्लक्स पास करेगा, इतना। और अगर ल्यूमिनस फ्लक्स कम हो गया तो इल्यूमिनेशन भी क्या हो जाएगा, सरफेस पे कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, और अगर इंक्लाइंड करेंगे, और इंक्लाइंड करेंगे, तो और कम ल्यूमिनस फ्लक्स क्या करेगा, एक यूनिट सरफेस एरिया से और कम ल्यूमिनस फ्लक्स पास करेगा, इल्यूमिनेशन कम होगा। और अगर मेरा ये जो एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 90 डिग्री है, तो क्या इससे कोई ल्यूमिनस फ्लक्स पास करेगा? हेलो, ल्यूमिनस फ्लक्स पास करेगा। हेलो, ये सरफेस है, ये 90 डिग्री हो गया, अब फ्लक्स लाइन ऐसे आ रही है, तो क्या सारी सारी फ्लक्स लाइन इसके पैरेलली नहीं निकल जाएंगी, पैरेलली निकल जाएंगी, तो क्या इल्यूमिनेशन होगा, कोई भी फ्लक्स पास नहीं, तो इल्यूमिनेशन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा, आपके प्रकाश के आने की दिशा, और जैसे जैसे आपका सरफेस इंक्लाइंड होगा, सरफेस इंक्लाइंड होने का मतलब है नॉर्मल क्या होता जाएगा, इंक्लाइंड। आपके प्रकाश के आने की दिशा और सरफेस का एंगल बोलिए, फिर जिस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकला उस पे जो नॉर्मल है, उनके बीच अगर एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर मैं सरफेस को इंक्लाइंड करता जाऊंगा, तो उससे आपका ल्यूमिनस फ्लक्स क्या करेगा, कम पास करेगा। एक यूनिट सरफेस एरिया से अगर कम ल्यूमिनस फ्लक्स पास करेगा, तो इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, कम होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और बेटा, ये जो एंगल है, ये एंगल बढ़ता जाएगा तो फ्लक्स लाइन क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। और अगर एंगल कम होता जाएगा तो फ्लक्स लाइन बढ़ती जाएंगी, इल्यूमिनेशन क्या होना, बढ़ना है। तो एंगल कम होने पे कौन सी क्वांटिटी बढ़ती है, कॉस की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अगर एंगल कम होगा, हेलो, अगर मैं इस एंगल को कम करता जाऊंगा, तो ल्यूमिनस फ्लक्स आपके सरफेस से ज्यादा पास करेगा, ज्यादा पास करेगा, तो इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, ज्यादा। एंगल कम होने पे साइन बढ़ता है कि कॉस बढ़ता है, कॉस बढ़ता है, इसलिए इल्यूमिनेशन में क्या है, कॉस आया है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। यार तुम लोग खोल नहीं रहे हो, कैमरा तो ओपन करो। नो दिक्कत, ठीक है। आप देखोगे, जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये सोर्स लगा है,
पहले सारी की सारी लाइन इससे पास कर रही है, अगर एक यूनिट मान के चलो, एक यूनिट एरिया से ज्यादा फ्लक्स लाइन पास करेंगी तो आपका इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, ज्यादा। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा हूँ, इंक्लाइन करता जा रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा अगर इंक्लाइन करता जाऊँ तो ये वाली लाइनें हैं जो कॉर्नर से पास हो रही हैं। एक मिनट, हेलो। एक मिनट रुकिएगा जरा, गेस्ट आ गए हैं एक जो है, मैं ताला खोल के आता हूँ, नीचे का ताला लॉक कर दिया, ठीक है, एक मिनट में आ रहा हूँ। चलिए, तो यहां पर देखो, मैं एक आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं। क्या फिगर बना लिया आपने, फिगर बना लिया है? देखो मैं इस चीज को आपको दिखाता भी हूँ बुक के साथ। चलिए देखिए, फिगर बना लिया है। ये आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, प्रकाश यहां से आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रकाश आ रहा है। अभी सोर्स और आपका सरफेस कैसे है, परपेंडिकुलर है। अब अगर जो है मैं आपके सरफेस को थोड़ा सा क्या करना चाहूं, आपका 90 डिग्री से डिस्प्लेस करूं। जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा, ध्यान से देखिए, ये देखिए, जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो क्या, जितना जैसे जैसे बेटा आप देखेंगे एंगल बढ़ता जाएगा, तो इस सरफेस से कम फ्लक्स लाइन क्या करेंगी, पास करेंगी, और ज्यादा एंगल बढ़ेगा और कम फ्लक्स लाइन पास करेंगी, आपका इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और एंगल को बढ़ाऊंगा और कम फ्लक्स लाइन पास करेंगी, आपका जो है इल्यूमिनेशन कम होता जाएगा। और जैसे ही इसको एंगल 90 डिग्री करूंगा तो यहां से प्रकाश आ रहा था, क्या सरफेस से कोई प्रकाश पास करेगा क्या, सरफेस है, सारी फ्लक्स लाइन इसके पैरेलली निकल जाएंगी, ये सरफेस है ये। जब ये आपका जो है दोनों 90 डिग्री पे थे तो ज्यादा फ्लक्स इससे क्या कर रहा था, पास कर रहा था। जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड करना चालू करूंगा, इंक्लाइंड करूंगा तो देखो ये इंक्लाइंड हो गया ना, ये इंक्लाइंड, यहां से प्रकाश आ रहा था, तो ये वाली जो ऊपर की लाइनें हैं जो इससे पास कर रही थी, ये लाइनें इससे पास नहीं करेंगी, केवल इससे कम फ्लक्स लाइन पास। और ज्यादा इंक्लाइंड होगा तो यहां से प्रकाश आ रहा था, इतने पार्ट से लाइन पास नहीं करेगी, ये पहले पूरा था ना। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसे कम प्रकाश पास होता जाएगा, तो इल्यूमिनेशन कम होता जाएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स कम पास करेगा, कम। और जैसे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर था,
ज्यादा फ्लक्स पास किया, जब आपका इसको घुमा के मैं 90 डिग्री पे लेके आऊंगा तो इससे कोई भी फ्लक्स पास करेगा क्या? नहीं पास करेगा। कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इल्यूमिनेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो। और जैसे जैसे मैं इस एंगल को कम करता जाऊंगा तो आप देखते जाइए इससे ज्यादा फ्लक्स क्या करता जाएगा? पास करता। 90 डिग्री जब दोनों के बीच में प्रकाश के आने की दिशा और इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे जो अभिलंब होगा, दोनों क्या हो जाएंगे? सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तब इसे सबसे ज्यादा फ्लक्स क्या करेगा? पास करेगा। क्या समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो इस चीज को मैं, वही चीज आपका लैम्बर्ट ने बोली कि हमेशा जो है, जो प्रकाश और सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होंगे। आपका हो सकता है कि आपका जो सरफेस है वो आपका परपेंडिकुलर से कुछ एंगल, आपका सरफेस जो है आपका इंक्लाइंड हो, अगर इंक्लाइंड होगा तो इससे जब आपकी प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो जितना वो परपेंडिकुलर, जब सरफेस परपेंडिकुलर था तो ज्यादा फ्लक्स लाइन पास करेंगे, ज्यादा फ्लक्स लाइन। अगर ये इंक्लाइंड होगा तो इससे कम ही फ्लक्स लाइन क्या करेंगे? पास करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली लाइन आपकी इसके ऊपर से निकल जाएंगी, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी? देखो जैसे जैसे झुकता जाएगा, जब ये आपका 90 डिग्री पे तो ये लेंथ बड़ी है, जब ये इंक्लाइंड होता जाएगा तो लेंथ देखते जाओ छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही है, छोटी। ये जो फ्लक्स लाइन है यहाँ जो ऊपर वाली है वो यहां से निकल जाएंगी, कम फ्लक्स, और इंक्लाइंड होगा और कम फ्लक्स, ये वाली लाइन इससे पास नहीं करेंगे, केवल यहाँ की लाइनें पास करेंगे। 90 डिग्री पे सारी लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो लैम्बर्ट ने जो आपका इल्यूमिनेशन का फार्मूला दिया वो जनरल दिया कि अगर सरफेस मेरा इंक्लाइंड है तो आपका इल्यूमिनेशन का जो फार्मूला होगा, दिस इज द फार्मूला, दैट इज आई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर कॉस थीटा। जितना ज्यादा इंक्लाइंड होगा उतना इल्यूमिनेशन क्या होगा? अगर इंक्लाइंड अगर ज्यादा होगा मतलब एंगल की वैल्यू ज्यादा है तो कॉस की वैल्यू कम हो जाएगी, इल्यूमिनेशन भी क्या होगा? कम होगा। हाँ, cos 90 का मान जीरो होता है ना, तो cos 90 जब हो जाएगा तो इल्यूमिनेशन जीरो नहीं हो जाएगा। हेलो, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इससे पूरा पूरा फ्लक्स यहां से 90 डिग्री पे लाइनें आ रही हैं। अगर ये बेटा मैं इस प्लेन को 90 डिग्री पे लिया तो ये लाइनें हैं क्या? कोई भी लाइन इससे पास करेगी क्या? इससे अगर मैं इसको 90 डिग्री पे लिया नहीं पास करेंगे। ठीक है, तो आपका इल्यूमिनेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नो फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया। ठीक है, चलो, तो यहां से लैम्बर्ट कोसाइन लॉ भी आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ में याद रखिएगा कि लैम्बर्ट कोसाइन लॉ आपका लगाया जाता है इंक्लाइंड प्लेन। अगर प्लेन इंक्लाइंड है तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ की हेल्प से इल्यूमिनेशन निकालेंगे। इज इक्वल टू कितना होगा? आई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर कॉस थीटा। लैम्बर्ट ने बोला कि जो इल्यूमिनेशन होता है वो आपके कॉस थीटा के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन, प्रकाश के आने की दिशा और जिस पॉइंट पे आप इल्यूमिनेशन निकाले उस पे जो अभिलंब है उनके बीच एंगल। अगर ये एंगल ज्यादा होगा मतलब सरफेस अगर ज्यादा इंक्लाइंड होगा तो एंगल भी ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा होगा तो कॉस की वैल्यू कम होगी, इल्यूमिनेशन कम होगा। एंगल अगर आपका कम होगा मतलब इंक्लाइंड अगर कम होगा तो एंगल भी कम होगा, अगर एंगल कम होगा तो इल्यूमिनेशन भी क्या होगा? ज्यादा आपका कम होगा। भैया जो है आपका इन दोनों के बीच एंगल, आपका इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, ये प्रकाश है और सरफेस 90 डिग्री है, मतलब उस पे अभिलंब क्या होगा? 0 डिग्री होगा। सरफेस पे जो अभिलंब है और प्रकाश के आने की दिशा और सरफेस से अभिलंब उसके बीच का एंगल 0 डिग्री। अगर आपका सोर्स और सरफेस 90 डिग्री पे है तो इस पे जो अभिलंब होगा और प्रकाश के आने की दिशा उनके बीच एंगल 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री। जैसे जैसे सरफेस अब क्या करता जाएगा? इंक्लाइंड होता जाएगा तो नॉर्मल भी उसी एंगल से इंक्लाइंड होता जाएगा। तो सरफेस में जो प्रकाश के आने की दिशा है और उसके भी नॉर्मल के बीच एंगल क्या होता जाएगा? अब बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सरफेस इंक्लाइंड होता जाएगा वैसे वैसे नॉर्मल भी आपका उसी एंगल से झुकता जाएगा। पहले आपका जो है ये प्रकाश आ रहा था, ये नॉर्मल था, जैसे जैसे सरफेस झुकता जाएगा वैसे वैसे नॉर्मल भी झुकता जाएगा, जैसे जैसे सरफेस झुकता जाएगा नॉर्मल भी झुकता जाएगा। और जब सरफेस 90 डिग्री पे आ जाएगा तब आपका नॉर्मल भी, जब आपका सरफेस मुड़ के 90 डिग्री तो आपका अभिलंब भी क्या होगा? 90 डिग्री पे आ जाएगा। इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, चलो हो गया। तो दिस इज नथिंग बट, इसको अब याद रखिएगा कि लैम्बर्ट कोसाइन लॉ क्या करता है? लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कब लगाते हैं? जब आपका प्लेन कैसा होता है? इंक्लाइंड। और यही इल्यूमिनेशन का जनरल फार्मूला होता है।
अगर 90 डिग्री होगा, आपके सोर्स और सरफेस एक दूसरे से 90 डिग्री है, तो आपके प्रकाश के आने की दिशा और अभिलंब के बीच जो एंगल है दैट इज थीटा, वो 0 डिग्री होगा। cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1, तो फार्मूला हो जाएगा I डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, और अगर कुछ एंगल बना रहा होगा, इंक्लाइंड प्लेन होगा, तो ये फार्मूला आपको लगाना है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे सैग और टेंशन का, थोड़ा सा रह गया था, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। आ जाओ, ठीक है, सैग और टेंशन पे आ जाओ। सैग कैलकुलेशन के बारे में हम लोग समझ रहे थे, केवल 10 मिनट की बात है, समझने की कोशिश करेंगे। सैग कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड है, एक तो होता है पैराबोलिक मेथड और एक होता है कैटनरी मेथड। पैराबोलिक मेथड कब लगाते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, कैटनरी मेथड कब लगाते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। पैराबोलिक मेथड यूज किया जाता है जब आपके स्पैन लेंथ क्या होती है 300 मीटर या फिर उससे कम होती है, तब सैग को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं? पैराबोलिक मेथड। अगर स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर या फिर से कम है तो जो सैग बनता है वो बहुत कम बनता है। अगर सैग कम बनेगा तो आप एज्यूम कर सकते हैं लाइन की जो लेंथ है और स्पैन लेंथ दोनों क्या मान के चलेंगे? बराबर मान के चलेंगे। अगर सैग कम होगा तो आपकी जो लाइन की लेंथ है और स्पैन लेंथ दोनों कैसे मान के चलेंगे? बराबर मान के चलेंगे। तो पैराबोलिक मेथड एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है सैग निकालने के लिए। तो अगर आपका स्पैन लेंथ क्या है 300 मीटर या फिर उससे कम है तो सैग बहुत कम बनता है। सैग अगर कम बनेगा तो लाइन की लेंथ और स्पैन लेंथ लगभग कैसी होंगी? बराबर मान के चलेंगे। और तब हम जो है पैराबोलिक मेथड से अगर सैग को कैलकुलेट करेंगे तो एरर कैलकुलेशन बहुत कम आती है, तो ये मेथड लग जाता है। लेकिन अगर आपकी स्पैन लेंथ क्या है 300 मीटर से ज्यादा है तो सैग बड़ा बनेगा। सैग बड़ा बनेगा तो लाइन की लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी स्पैन लेंथ से, आप उसको बराबर नहीं मान सकते। और अगर पैराबोलिक मेथड करके यूज करके आपने सैग निकाल लिया तो सैग निकालने में एरर बहुत ज्यादा होगी। तब आप कौन सा मेथड लगाएंगे? कैटनरी मेथड आप हमेशा क्या करेंगे? यूज करेंगे। लिखना स्टार्ट करें, जब लिखना स्टार्ट करें, इसको मैं आपको बता देता हूं। हाँ, बस 10 मिनट की बात है, 10 मिनट बस रुकेंगे, ठीक है। जिसको खाना बनाना है वो अपना खाना बनाने में चला जाए। ऐप में तो मैं डाल दूंगा, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं समझना चाहते तो आपकी इच्छा, ठीक है। लिखें जरा, लिखें जरा। पहला मेथड है सैग कैलकुलेशन का, कौन सा मेथड है? पैराबोलिक मेथड। पैराबोलिक मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कौन सा मेथड कब यूज करते हैं। हम लोग जनरली पैराबोलिक मेथड यूज करेंगे, मतलब हम हमेशा मान के चलेंगे कि स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर है या फिर उससे कम है, तो सैग मेरा कैसा बनेगा? कम बनेगा। सैग अगर कम है तो लाइन की लेंथ और स्पैन लेंथ बराबर होगी। लिख रहा हूं, लिखे जरा। पैराबोलिक मेथड कब यूज किया जाता है? दिस मेथड of sag calculation is used when the span length is less than or equal to 300 मीटर, ठीक है। अगर आपकी स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर या फिर उससे कम है तब आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं सैग के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। सैग के कैलकुलेशन को के मेथड को यूज कर सकते हैं, मतलब आप अपने शेप को पैराबोला मान सकते हैं। अगर आपका जो है सैग कम है तो जो शेप होगा आपके जो है कंडक्टर का जो शेप होगा उसको आप पैराबोला मान के आप सैग को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। और जनरली जो है एक्चुअली में वो कैटनरी है, लेकिन आप उसको पैराबोला मान सकते हैं जब स्पैन लेंथ क्या है 300 मीटर या फिर 300 मीटर से क्या है? कम है। और उस समय अगर वो पैराबोला की तरह सैग अगर कम है तो लाइन की जो लेंथ होगी वो लगभग आपकी स्पैन लेंथ के बराबर होने वाली है, ठीक है। ये जंक्शन मानते हुए हम लोग इस मेथड को लगा देते हैं। इस मेथड में हमेशा लाइन की लेंथ
और आपकी स्पैन लेंथ बराबर हो, जितनी स्पैन लेंथ होगी उतनी लाइन की लेंथ। स्पैन लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हो, लाइन की लेंथ भी एल ही मान के चलेंगे इस मेथड में, ठीक है। देख रहा हूं, दिस मेथड ऑफ सेग कैलकुलेशन, दिस मेथड, this method of sag calculation is the approximate method of sag calculation। ये सैग कैलकुलेशन का कौन सा मेथड है? एक्चुअल मेथड तो बेटा कैटनरी मेथड है। कौन सा मेथड है? एक्चुअल मेथड सैग कैलकुलेशन का कैटनरी मेथड है, लेकिन ये बहुत लंबा मेथड है। अगर आपका स्पैन लेंथ 300 मीटर या फिर उससे कम है, तो चाहे आप कैटनरी मेथड से सैग निकालो, चाहे पैराबोलिक मेथड से सैग निकालो, दोनों से लगभग आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। पैराबोलिक मेथड आसान होता है, इसलिए हम लोग पैराबोलिक मेथड को यूज कर लेते हैं। मतलब अगर स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर से कम है, तो पैराबोलिक मेथड से जब हम सैग निकालेंगे, उस सैग में एरर बहुत कम आएगी, वो लगभग एक्चुअल सैग के बराबर आएगा जो कि कैटनरी मेथड से निकाला जाएगा। इसलिए जब स्पैन लेंथ आपकी जो है 300 मीटर या फिर से कम होती है, तो ये मेथड यूज कर लिया जाता है, ठीक है। ये मेथड यूज कर लिया जाता है क्योंकि इस मेथड से एरर कम आती है, ठीक है। मैंने बोला दिस मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन अप्रॉक्स मेथड ऑफ द सैग कैलकुलेशन, ठीक है। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर स्पैन लेंथ आपकी क्या है, आपकी जो है, अगर सैग कम है, अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है, तो सैग कम बनेगा, और सैग कम बनेगा तो क्या एजम्पशन मान सकते हैं? नाउ दिस इज योर अर्थ, ये आपका अर्थ है, दिस इज योर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, और दिस इज द ग्राउंड सरफेस। केवल ये पूछा जाता है कौन सा मेथड कब यूज करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए पैराबोलिक मेथड यूज किया जाता है जब स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर या फिर से कम होती है। नाउ दिस इज योर टावर्स, ध्यान से देखिए, दो एडजेसेंट टावर, ये आपके टावर हैं, ये टावर नंबर 1 है और ये आपका टावर नंबर 2 है, ठीक है। चलो, दो एडजेसेंट टावर के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ को हम कितना बोलते हैं? एल। अगर मेरी स्पैन लेंथ कितना है? ये स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर या फिर उसके बराबर है, 300 मीटर या फिर उससे कम है, तब जो सैग बनता है, सैग आपका बहुत कम बनता है, ठीक है। हेलो, सैग, सैग क्या होता है? पॉइंट ऑफ सपोर्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, ये है सैग, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ सपोर्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, ये कहलाएगा सैग। अगर स्पैन लेंथ बेटा आपकी क्या है बेटा? 300 मीटर या फिर उससे कम है, तो ये जो सैग बनेगा, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर, ये जो सैग होगा ये बहुत कम होगा। सैग एस एच वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत कम होगा। अगर ये झोल कम होगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ, हेलो, स्पैन लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करा है। अगर बेटा ये झोल कम है, तो ये जो आपकी स्पैन लेंथ है और ये जो कंडक्टर की लेंथ है, ये लगभग बराबर होगी। हेलो, अगर देखो ये आपका स्पैन लेंथ है, अगर झोल ज्यादा होगा तो आपकी कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा झोल उतना ज्यादा कंडक्टर की लेंथ। लेकिन ध्यान से देखो, अगर आपका सैग कम होता जाएगा, तो ये जो कंडक्टर की लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी? अगर बेटा देखो, ध्यान से देखो, अगर आपका सैग कम है, सैग में कम करता जा रहा हूं, सैग कम करता है, अगर सैग कम होगा, सैग अगर बहुत कम होगा,
तो जो कंडक्टर की लेंथ है क्या स्पैन लेंथ के बराबर हो जाएगी? बिल्कुल। तो जनरली अगर आपका जो स्पैन लेंथ है वो 300 मीटर से कम होती है तो जो सैग बनता है ये बहुत कम बनता है। अगर ये सैग बहुत कम बनता है तो आप इस कंडक्टर की लेंथ को कितने के बराबर मान सकते हैं? स्पैन लेंथ के। स्पैन लेंथ एल है तो कंडक्टर की लेंथ भी कितना मानेंगे? एल मान के चलेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं अगर आपका जो है स्पैन लेंथ क्या 300 मीटर से कम है, क्योंकि उस केस में आपका जो सैग बनेगा वो बहुत कम बनेगा। अगर सैग बहुत कम है, ये झोल बहुत कम है, तो जो कंडक्टर की लेंथ है वो लगभग स्पैन लेंथ के बराबर होती है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी मेथड को यूज करेंगे। मतलब हम क्या करने वाले हैं कि सैग हम बहुत कम मान के चलेंगे, या फिर आपके जो है स्पैन लेंथ के बीच में जो लेंथ है वो 300 मीटर से कम है तो सैग बहुत कम होगा। तो जो आपका सैग का कैलकुलेशन, सैग कम होगा लेकिन उसको कैलकुलेट करेंगे तो सैग कैलकुलेट करते समय कंडक्टर की लेंथ और स्पैन लेंथ को क्या मान लेंगे? बराबर मान लेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है इस मेथड में। ठीक है, तो लिख रहा हूं। और इस मेथड में आपका जो है एक्चुअली मेथड जो है कैटनरी मेथड होता है, लेकिन पैराबोलिक मेथड जब आप लगाते हैं तो एरर बहुत कम आती है। अगर आपका स्पैन लेंथ कम है तो पैराबोलिक मेथड से भी लगभग उतना ही आंसर निकलता है। ठीक है, तो लिख रहा हूं पैराबोलिक मेथड लगाते समय ये जंक्शन आप मान के चलेंगे कि सैग बहुत कम है। सैग अगर बहुत कम है तो आपका जो है कंडक्टर की लेंथ और आपका स्पैन लेंथ क्या है? बराबर। लिख रहा हूं इन द पैराबोलिक मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन वी विल ऑलवेज, क्योंकि सैग बहुत कम है, वी विल ऑलवेज एज्यूम एज्यूम द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये चीज ध्यान रखेंगे, जो आपके कंडक्टर की लेंथ है, ये कंडक्टर की लेंथ किसके बराबर है? आपके स्पैन लेंथ के बराबर है। एल ही मान के चलेंगे। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू स्पैन लेंथ। ये चीज हमेशा अप्रोक्सीमेशन लेना। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एग्जामिनेशन में दो चीजें पूछी जाती है। पैराबोलिक मेथड कब यूज करते हैं? जब स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम होती है। और इस मेथड को लगाते समय, सैग कैलकुलेशन करते समय, कंडक्टर की लेंथ हम किसके बराबर मान के चलेंगे? स्पैन लेंथ, जो कि एल होगी। स्पैन लेंथ एल होगी तो कंडक्टर की लेंथ भी एल ही मान के चलना है। ठीक है, चलो ये दो चीजें याद रखेंगे। यहां मैं लिख देता हूं, अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर या फिर से कम है तो सैग बहुत कम बनेगा। तो पैराबोलिक मेथड से जब हम सैग का कैलकुलेशन करेंगे एरर बहुत कम होगी। एरर बहुत कम होगी तो इस मेथड को लगाया जा सकता है। लेकिन अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा है तो सैग आपका कैसा होगा? बहुत बड़ा बनेगा। तब स्पैन लेंथ और आपके कंडक्टर की लेंथ बराबर नहीं होगी। अगर आपने कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ बना के मान के अगर सैग को कैलकुलेट करने जाएंगे तो एरर बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो वो मेथड नहीं लगेगा। फिर आपको कैटनरी मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेथड तभी लगा सकते हैं जब आपका जो है सैग बहुत कम हो। सैग कब कम बनता है? जब आपकी स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर से कम हो। 300 मीटर से कम होगी स्पैन लेंथ तो सैग कम बनेगा। और सैग अगर कम बनेगा तो आपकी कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर मान के आप सैग को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि पैराबोलिक मेथड है। लिख रहा हूं when the span length मतलब L is less than or equal to 300 meter, then the sag is low. Then the sag is low. sag कैसा बनेगा? तब लो बनेगा। so that अगर sag कम है so that we can assume the length of the conductor, the length of the conductor the length of the conductor is equal to
इज इक्वल टू स्पैन लेंथ, इज इक्वल टू स्पैन लेंथ। और अगर स्पैन लेंथ के बराबर मान सकते हैं उस केस में हेंस, इसलिए हेंस, और इस समय जब आपका स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है, सैग कम होगा, तब आप अपने कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर हो सकते हैं। इस समय अगर मैं सैग को कैलकुलेट करूं पैराबोलिक मेथड से तो एरर बहुत कम होगी, तो ये मेथड लग जाएगा यहां पर। हेंस द पैराबोलिक मेथड, हेंस द पैराबोलिक मेथड ऑफ सैग calculation will give low error, low error in the sag calculation, sag calculation. Hence this method, hence this method is used for span length is less than or 300 मीटर। अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है तो उस समय आप अपने कंडक्टर की लेंथ को स्पैन लेंथ के बराबर मान सकते हैं, और पैराबोलिक मेथड उस समय एरर कम देगा, तो इस मेथड को लगा सकते हैं। लेकिन अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा है बट span length, but the span length is greater than 300 मीटर, अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा है तो उस समय जो सैग होगा वो ज्यादा बनेगा, देन द सैग इज मोर। सैग अगर ज्यादा है तो क्या हम अपने कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर मान सकते नहीं। अगर सैग मेरा बड़ा होगा, अगर मेरा सैग ज्यादा होगा तो स्पैन लेंथ कम होगी, ये कंडक्टर की लेंथ काफी ज्यादा होगी, तब बराबर नहीं मान सकते। और अगर बराबर नहीं मान सकते तो पैराबोलिक मेथड लगा दें। अगर तुम बराबर मान के पैराबोलिक मेथड बराबर मान के निकालोगे तो कैलकुलेशन में एरर ज्यादा है, पैराबोलिक मेथड में एरर ज्यादा है। When the span length is greater than 300 meter, then the sag is more, so that पैराबोलिक मेथड में आप क्या मान के चलेंगे, आपकी कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर। सैग जिस दिन ज्यादा बन जाएगा, सैग अगर ज्यादा बनेगा तो कंडक्टर की लेंथ आपकी स्पैन लेंथ के बराबर नहीं होगी। अगर बराबर मान के सैग कैलकुलेट कर देंगे तो एरर ज्यादा होगी, मतलब पैराबोलिक मेथड में बराबर मानते हैं तो एरर ज्यादा आएगी इस बार। सो दैट पैराबोलिक मेथड, अगर सैग ज्यादा है तो पैराबोलिक मेथड नहीं लगा सकते, उस समय कंडक्टर की लेंथ आपकी स्पैन लेंथ के बराबर मान के निकालेंगे तो एरर ज्यादा आ जाएगी। सो दैट पैराबोलिक मेथड विल गिव हाई एरर in the sag calculation, sag calculation में ज्यादा एरर आ जाएगी। so that parabolic method of sag calculation is not used for sag calculation for span length is greater than 300 मीटर। तो 300 मीटर से ज्यादा अगर स्पैन लेंथ है तो सैग कैलकुलेशन करने के लिए आप पैराबोलिक मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि उस मेथड को लगाते समय आपको अपने कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर मानेंगे, एरर ज्यादा आ जाएगी। तो अगर 300 मीटर से ज्यादा स्पैन लेंथ है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, कैटनरी मेथड यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड, कैटनरी मेथड
of sag calculation. कैटनरी मेथड लगाया जाता है जब स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय जो है जो आपके कंडक्टर की लेंथ होगी स्पैन लेंथ के बराबर नहीं होगी। तो यही एग्जैक्ट मेथड होता है और इसी मेथड को लगाते हैं। दिस मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन is used when the span length is greater than 300 मीटर। 300 मीटर से ज्यादा अगर स्पैन लेंथ है तो सैग ज्यादा बनेगा, तब इसी मेथड को आपको यूज करना है। पैराबोलिक मेथड यूज नहीं कर सकते। पैराबोलिक मेथड यूज करेंगे जब स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है तो सैग कम बनेगा, तो वहां पर एज्यूम किया जा सकता है स्पैन लेंथ और आपकी कंडक्टर की लेंथ बराबर है। एंड दैट इज, अगर ये जंक्शन मान के चल रहा है तो पैराबोलिक मेथड आप लगा सकते हैं, एरर कम हो। ठीक है, तो बस इतना लिखना था, ये कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर आपके ऑनलाइन में बने हुए सैग के, उनको आप देख सकते हैं, मतलब मैं आपके कल से अपलोड कर दूंगा सैग के लेक्चर। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बस एग्जामिनेशन में दो चीजें पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि पैराबोलिक मेथड कब लगाया जाता है और क्या एजम्पशन मान के चलते हैं। पैराबोलिक मेथड लगाया जाता है जब आपकी स्पैन लेंथ क्या होती है, 300 मीटर से कम होती है, और इस समय सैग कम बनेगा, और अगर सैग कम बनेगा तो कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर है, और स्पैन लेंथ के बराबर है तो मतलब पैराबोलिक मेथड लगा सकते हैं। पैराबोलिक मेथड में एजम्पशन मान के चलते हैं कि सैग कम है, स्पैन लेंथ कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर है, यू कैन बी गो। अगर आपका स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा है तो आपका जो है सैग बड़ा बनता है, तो वो एजम्पशन गलत हो जाता है। पैराबोलिक मेथड से एरर बहुत ज्यादा आ जाती है, तो वहां पर एग्जैक्ट मेथड हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैटनरी मेथड। हाँ, मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर। ठीक है, चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ठीक है, सैग का 10 लेक्चर है। ठीक है, 10 लेक्चर है, कल से मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। पहला लेक्चर आपको मैंने पढ़ा दिया सैग का, दूसरा लेक्चर मैं आपको ये अपलोड कर दूंगा, तीसरा लेक्चर भी आपका कल अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज का तो 10 ही मिनट का है। ठीक है, मैं आपको आपके ऐप में अपलोड करूंगा सैग के लेक्चर, जो फोल्डर बना हुआ है। नाउ यू कैन बी लीव द मीटिंग। थोड़ा स्क्रॉल कर दे, नेटवर्क की वजह से लीव हो गए थे। हाँ, डिजिटल के लेक्चर आपके अपलोड हो तो रहे हैं, ऐप में भी मैं कर दूंगा, आपके यूट्यूब में भी अपलोड हो रहे हैं। डिजिटल के लेक्चर ऐप में अपलोड हो रहे हैं और आपके यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब में अपलोड हो रहे हैं, ऐप में भी अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब पे अपलोड होगा डिजिटल का लेक्चर, अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर में।